आज हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ गॉस लॉ विथ हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। गॉस लॉ की हेल्प से हमने काफ़ी सारे अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू उनके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया है, और इसी गॉस लॉ की हेल्प से हमने एक पॉइंट चार्ज के थ्रू भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया है। ओके, अब हमने क्या करना है, उसी पॉइंट चार्ज फार्मूले को यूज़ में लेके, यानी कूलॉम्स लॉ के थ्रू जो हमने पॉइंट चार्ज का फार्मूला डिराइव किया था, उसी पॉइंट चार्ज के फार्मूले की हेल्प से अब हम गॉस लॉ को डिराइव करेंगे। गॉस लॉ की हेल्प से हमने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया। उसी पॉइंट चार्जेस को लाइन के ऊपर अगर हम फैला देते हैं तो लीनियर चार्ज बन जाता है। काफ़ी सारे पॉइंट चार्जेस को सरफेस के ऊपर फैला दिया तो वो सरफेस चार्ज बन जाता है। वॉल्यूम में भर दिया तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज बन जाता है। तो हमने इन सब के अलग अलग जो ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा, इन सब के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, ओके, विथ हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पॉइंट चार्ज के थ्रू यानी कूलॉम्स के लॉ के थ्रू गॉस लॉ को प्रूफ करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले गॉस लॉ है क्या। गॉस लॉ देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू ए क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये है हमारा गॉस का लॉ या गॉस का फॉर्मूला। ये वो वर्किंग फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हमने अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। ओके, अब हम इसी फॉर्मूले को डिराइव करने जा रहे हैं विथ हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। ओके, तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। वी कंसीडर ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज at the center of a closed spherical shell of radius r placed in vacuum. Okay, so एक स्फेरिकल शेल लेंगे, क्लोज सरफेस लेंगे, उसके सेंटर में हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे और फिर हम ये वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो हमने एक शेल लिया, इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रखा, क्यू चार्ज। ओके, अब चार्ज अगर सेंटर पे है, पॉइंट चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड। एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड इन ऑल 3 डायमेंशनल डायरेक्शन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी बाहर आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, इस तरफ भी आ रहा है, अंदर की तरफ भी जा रहा है। ओके, तो ये सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, रेडियली आउटवर्ड। ये हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। ओके, नाउ ये रेडियस कितनी है इसकी, शेल की, आर। ओके, यानी इस शेल का जो आउटर सरफेस है, उस सरफेस का हर पॉइंट इस चार्ज से किस डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, बिकॉज दिस इज रेडियस 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 रेडियस। यानी इस शेल का हर सरफेस का हर पॉइंट इस चार्ज से किस डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। तो इसका मतलब सरफेस के हर पॉइंट पे, एवरीवेयर ऑन द सरफेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। और कितना होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये वाला फॉर्मूला है हमारा कूलॉम का फॉर्मूला। कूलॉम का फॉर्मूला क्यों कहते हैं, तो देखिए कूलॉम के फॉर्मूले से हमने फाइंड आउट किया था। हमने एक चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज, ऐसे एक टेस्ट चार्ज इसके अंदर लाके रखा हमने, कौन सा, Q नॉट। ओके, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है, Q। तो इस टेस्ट चार्ज Q नॉट को जब हम यहाँ पे लाके रखते हैं, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाके रखते हैं, तो मान लेते हैं इधर लाके रखा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस लोकेशन पे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है, ये वाला Q। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, E। तो ये चार्ज अपने सराउंडिंग में मान लेते हैं ये डिस्टेंस है R डिस्टेंस में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, E इलेक्ट्रिक फील्ड। इस E इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू Q नॉट E।
ये कौन सा फोर्स है? कूलाम का फोर्स है। ये टेस्ट चार्ज है जो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड की इस लोकेशन पर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की उस लोकेशन पे इंटेंसिटी कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है? E। ओके, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ओके, एफ क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलाम का फोर्स, किसके बीच में? सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में। यहाँ पे लाके हमने टेस्ट चार्ज को रखा, क्यू नॉट को कहीं से लेके आए और यहाँ पे लाके रखा, तो इन दोनों के बीच में कूलाम का फोर्स कितना काम करेगा? 1/4πε0 Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब ये क्यू नॉट ऑलरेडी नीचे है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिला हमें? 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, so this is electric field formula for a point charge, and this is the point charge, this is the source charge which is producing electric field E. Okay, so this formula we get through the Coulomb's law, so this is also known as Coulomb's electric field formula. Okay, तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है Coulomb's का फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम गॉस लॉ वाले फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो देखिए, इस सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? सेम होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि सरफेस का हर पॉइंट किस डिस्टेंस पे? r डिस्टेंस पे, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये होगा हर पॉइंट के लिए। ओके, अब देखिए, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर, यहाँ पे हमने सरफेस पे एक छोटा सा एरिया लिया, इसका नाम रखा हमने ds। ओके, इस सरफेस का छोटा सा एक एरिया एलिमेंट लिया जिसका छोटा सा एरिया कितना है? ds। ओके, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी? तो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, सरफेस के परपेंडिकुलर और किस तरफ? आउटवर्ड। तो ध्यान रखिए, आउटवर्ड ही होती है। क्लोज सरफेस में एरिया की डायरेक्शन कभी भी अंदर की तरफ नहीं होती है, हमेशा बाहर की तरफ होती है। और कैसी होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, किसके? सरफेस के परपेंडिकुलर। और अब ये क्या है? रेडियस। ये रेडियस कैसी है? इस सरफेस के स्फेरिकल शेल की जो सरफेस है उसके हर पॉइंट पे रेडियस कैसी होती है? परपेंडिकुलर। यानी इस सरफेस के ऊपर रेडियस भी परपेंडिकुलर है और इसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेडियस और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एरिया वेक्टर इज रेडियली आउटवर्ड। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? सरफेस के, और सरफेस के परपेंडिकुलर कौन है? रेडियस। तो इसका मतलब एरिया भी रेडियस की डायरेक्शन में है, सो एरिया इज ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी रेडियली आउटवर्ड है, एरिया वेक्टर भी कैसा हो गया? रेडियली आउटवर्ड। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि दोनों अगर रेडियली आउटवर्ड होंगे यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 0। ऐसे ही हमने सपोज यहाँ पे एक छोटा एरिया एलिमेंट लिया, इस छोटे से एरिया एलिमेंट का छोटा सा एरिया वेक्टर है ds और इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? 0 डिग्री। तो सरफेस के किसी भी पॉइंट पे हम जाके देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। ओके, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। हर पॉइंट के लिए आपस में अलग अलग है, जैसे ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है? आपस में सेम है, बट ये इस जोड़े की डायरेक्शन किस तरफ है? ऊपर की तरफ। इस वाले जोड़े की डायरेक्शन, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो आपस में सेम है लेकिन अलग अलग पॉइंट के लिए डायरेक्शन अलग अलग है। हर जोड़े की डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन आपस में कैसी है? सेम है। इसलिए हर जोड़े के बीच में एंगल कितना बनेगा? थीटा, 0 डिग्री। ओके, ये तो हो गया थीटा की वैल्यू, इन दोनों के बीच के एंगल 0 है। अब दूसरी चीज, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम। कितना है? 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। सिंस फॉर पॉइंट चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड and along the ds vector, hence theta is equal to 0 between them
everywhere on the closed surface. ओके और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस, ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस. ओके, इसकी रीजनिंग देना चाहे तो ठीक है, नहीं तो डायग्राम में दिखाई दिया हमने. क्यों सेम एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस? because the charge is at the center of the surface. Okay, now अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए. वी विल वर्क ऑन लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी. दिस इज LHS एंड दिस इज RHS. और बचपन से हम कैसे प्रूफ करते आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी पे वर्क करिए और इसके थ्रू हमने क्या फाइंड आउट कर लेना है, RHS की क्वांटिटी को. तो वी विल वर्क ऑन LHS बाय लेफ्ट हैंड साइड. ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, EDS cos थीटा. तो वैल्यू रखते चलिए, EDS cos थीटा की वैल्यू क्या है हर पॉइंट पे, 0 डिग्री. EDS cos 0 1 होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है हर पॉइंट पे, मैग्नीट्यूड कैसा है इलेक्ट्रिक फील्ड का हर पॉइंट पे, सेम. इसलिए ये कांस्टेंट हुआ, ये कांस्टेंट हुआ तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा. DS अंदर रह गया. DS क्या है, वेरिएबल है. DS वेरिएबल है, अभी छोटा है बाद में बड़ा भी हो सकता है. तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन फॉर द कंप्लीट सरफेस, कंप्लीट क्लोज सरफेस, क्योंकि हमने क्या लिया है, फुटबॉल जैसी शेप ली है, एक स्पेरिकल शेल लिया है. तो एक फुटबॉल की आउटर सरफेस का एरिया कितना होता है, वही एरिया इस स्पेरिकल शेल का होगा. ओके, सो दिस विल बी EDS कितना हो गया, 4 पाई R स्क्वायर. ओके, एरिया ऑफ द कंप्लीट सरफेस फॉर कंप्लीट सरफेस. ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे. पुटिंग वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर. 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिला, Q/एप्सिलॉन नॉट. ओके, सो दिस इज RHS. हेंस प्रूव्ड. यही तो प्रूफ करना है हमें. ओके, तो EDS cos थीटा किसके इक्वल होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है. ओके, दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ विथ हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ. ओके, सो Q/एप्सिलॉन नॉट, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, कैमरे में नहीं आ रहा है. Q/एप्सिलॉन नॉट, दिस इज RHS. ओके, नाउ हमने प्रूफ कर दिया ये विथ हेल्प ऑफ गॉस लॉ. अब देखिए, गॉस लॉ से रिलेटेड दो कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो हमें पढ़नी है कि गॉस लॉ कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, नहीं है. वैसे हम सारी गॉस लॉ के थ्रू डेरिवेशन फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हमें पता है कि हम कौन कौन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं गॉस लॉ से. ओके, तो देखिए, सबसे पहला इनको नोट कर लीजिएगा. नोट, हमारा गॉस लॉ का फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया. क्या निकाला हमने, EDS cos थीटा इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट. तो ध्यान रख लीजिए, पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गॉस लॉ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है. तो देख लीजिए, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल
only for the electric field vectors which obeys inverse स्क्वायर लॉ। ओके, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, यानी ऐसे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस के बीच में ऐसा रिलेशन देखने को मिलता है, बस ऐसे ही चार्ज सिस्टम के ऊपर हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4πε0 2p/r³। तो डायपोल के केस में इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता है, किसको फॉलो करता है, r³ को फॉलो करता है। अगर हम r³ रखेंगे, अभी जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया लेफ्ट हैंड साइड से ये वाली क्वांटिटी फाइंड आउट करी, अगर हम r³ वाला अगर हम डायपोल लेते तो नीचे एक r बच जाता है यहाँ पे। अभी जो हमने डेरिवेशन करी उसमें अगर हम नीचे r² की जगह हमारा 4πr² की जगह r³ यूज में लेते, r³ यूज में लेते तो यहाँ पे q/ε0 के साथ में क्या आ जाता, r आ जाता, तो फिर ये हमारा गॉस लॉ नहीं रहता। ओके, तो हम ऐसा कोई भी चार्ज वाला सिस्टम यूज में नहीं ले सकते, या यूँ समझ लीजिए ऐसा कोई चार्ज सिस्टम गॉस लॉ को फॉलो नहीं करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले रिलेशन को फॉलो नहीं करता हो, ओबे नहीं करता हो। तो एक कंपलसरी कंडीशन है गॉस लॉ के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिस्टेंस। ओके, तब जाके गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नो। ओके, सेकंड देखिए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट of the shape and size of the closed surface which is enclosing the charge। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है। देखिए ये स्पेरिकल शेल, हमने यहाँ पे इसके अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, यानी ये स्पेरिकल शेल किसको इनक्लोज कर रहा है, क्यू चार्ज को। अब हमने इस क्यू चार्ज को इनक्लोज किया किससे, बॉक्स से, क्यूब से। ओके, ये वाली क्लोज सरफेस से ऐसे इसके अंदर ले जाके रखा। एक बार हमने और कोई शेप ले ली आड़ी टेढ़ी सी, ये भी क्लोज सरफेस है, ये भी क्लोज सरफेस है, ये भी क्लोज सरफेस है, ये स्पेरिकल शेल। ध्यान रखिए सर्कुलर नहीं है, ये 2D नहीं है, 3D डायमेंशन की बात कर रहे हैं। क्लोज सरफेस मतलब 3 डायमेंशनल सरफेस। तो ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है। ओके, तीनों की शेप अलग अलग है। तो यहाँ पे मान लेते हैं फ्लक्स बनता है φ1, यहाँ पे मान लेते हैं फ्लक्स बनता है φ2, यहाँ पे मान लेते हैं फ्लक्स बनता है φ3। तो बताइए तीनों के अंदर जो फ्लक्स है φ1, φ2, φ3 की वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी, तो आंसर है सेम होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन जनरेट करता है, चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन जनरेट कर रहा है, ये चार्ज कर रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसकी प्रॉपर्टी है, सरफेस की या चार्ज की, चार्ज की प्रॉपर्टी है। इसकी तो आदत है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालने की, 1000। ये 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा। ओके, कहाँ पे, अपनी सराउंडिंग में। अब हमने इसके सराउंडिंग में इसको घेर लिया किससे, एक स्पेरिकल क्लोज सरफेस से। तो भाई इसको तो निकालनी है 1000 लाइंस। अब आप इसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस कर देंगे तो वो 1000 लाइंस कहाँ से पास करेगी, स्पेरिकल शेल से। अगर आपने इसके चारों तरफ लाके एक बॉक्स रख दिया तो वो 1000 लाइंस कहाँ से पास करेगी, बॉक्स से। तो अगर हमने इस सोर्स चार्ज को उठा के बॉक्स में रख दिया तो क्या ये अपना नेचर चेंज कर देगा, क्या ये अपनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज कर देगा, नहीं। यहाँ पे भी कितनी क्वांटिटी बनाएगा, 1000। यहाँ पे 1000 लाइंस निकाल रहा है तो यहाँ भी कितनी निकालेगा, 1000। और वो 1000 कहाँ से पार करेगी,
क्लोज सरफेस से। अब यहाँ पे आपने कौन सी क्लोज सरफेस रख दी है? बॉक्स। तो इसको क्या मतलब है कि बॉक्स रखा है इसके सराउंडिंग में, या शेल रखा है इसके सराउंडिंग में, या कुछ और इरेगुलर शेप रखी है इसके सराउंडिंग में। इसको तो 1000 लाइंस निकालनी है, निकालेगा। और 1000 लाइंस अगर इसने निकाल दी तो ऑब्वियसली वो सरफेस से लिंक करेंगी ही करेंगी। ओके, तो हर केस में हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी है? 1000, यहाँ भी कितनी 1000, यहाँ भी कितनी 1000। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स। तो यानी φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू φ3 इज इक्वल टू 5। ओके, तो हम कह सकते हैं कि कैसी भी शेप आप यूज में लीजिए, शेप के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सोर्स चार्ज। सो total number of electric field lines, how many electric field lines will emanate through the charge, it depends only upon the charge, not on the surface. Okay, so this is the reason. अब बात करते हैं साइज की। अगर मैंने ये साइज लिया शेल का, मान लेते हैं इसकी रेडियस है 5, अब मैंने इसकी जगह इससे बड़ा स्पेयर ले लिया, उसकी रेडियस है 8, तो क्या फर्क पड़ता है? ये 1000 लाइंस अभी निकल रही हैं, अभी 5 रेडियस वाली सरफेस से बाहर निकल रही है, अब किससे बाहर निकलेंगी? 8 रेडियस वाली सरफेस से बाहर निकलेंगी। ओके, निकलना तो बाहर ही है, और कहां तक जाएंगी? ये इनफाइनाइट तक जाएंगी ये लाइंस। तो आप अगर साइज को डबल कर दोगे, ट्रिपल कर दोगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। छोटा है साइज तब भी उसको उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। आपने साइज बढ़ा दिया, तो अगर ये लाइन निकल चुकी है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर इसके सामने ये वाली सरफेस आएगी तो इसको क्रॉस करेगी, ये वाली सरफेस आएगी तो इसको क्रॉस करेगी, ये वाली सरफेस आ गई तो ये इसको भी क्रॉस करेगी। ओके, तो आप चाहे सरफेस को पास में रखिए चाहे दूर में रखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को तो इनफाइनाइट तक जाना है तो ये जाएगी। दिस इज एन आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। सपोज आगे कोई एक नेगेटिव चार्ज रखा है दूर, तो हो सकता है उसकी तरफ जाए। ओके, लेकिन अगर ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है तो हम मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट तक, इसकी रेंज इनफाइनाइट होती है। ओके, तो रास्ते में जो भी सरफेस आएगी उसको क्रॉस करेगी। तो हमने बड़ा साइज लिया तो उससे भी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी? वही 1000। तो शेप और साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ये हो गया एक पॉइंट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये चार्ज की पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं करता है। The electric flux doesn't depend upon the location or position of the charge enclosed by itself. ओके, हमने ये एक सरफेस ली, इरेगुलर रेगुलर कैसी भी ली, मान लेते हैं यहाँ पे चार्ज रखा Q, कितनी लाइंस बाहर निकालेगा? 1000 निकालेगा, इसका नेचर है 1000 लाइंस निकालने का। ठीक है, यहाँ पे रखा 1000 लाइंस निकालता, मैंने इसको उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, अब कितनी निकालेगा लाइंस? तो अब भी तो 1000 ही निकालेगा। यहाँ पे ला के रख दिया, अब कितनी निकालेगा? अब भी यही करेगा। क्लास में एक शैतान बच्चा है, आप उसको आगे वाली सीट पे बिठाइए, पीछे वाली सीट पे बिठाइए, अगर उसका नेचर ही शैतानी करने का है तो उसको क्लास में आप किसी भी लोकेशन पे बिठाइए, वो तो शैतानी करेगा ही करेगा। तो आप इस चार्ज की कहीं भी लोकेशन चेंज करिए, पोजीशन चेंज करिए, इसका नेचर है 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालने का, तो ये इतनी निकालेगा ही निकालेगा। अगर ये 1000 लाइंस निकालेगा तो कहाँ से बाहर निकलेगी? सरफेस से बाहर निकलेगी, क्लोज सरफेस से बाहर। तो हर लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैसे होगी? सेम होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ द चार्ज enclosed by the closed surface. Okay, फोर्थ पॉइंट देखिए, the electric flux does not depend upon the type of चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है? देखिए, हमने एक लेंथ लिया था, लेंथ का एग्जाम्पल पढ़ा था, ये लीनियर चार्ज,
मान लेते हैं इस लीनियर चार्ज को Q, हमने 500 चार्जेस दिए। ये 500 चार्जेस यहाँ से लेके यहाँ तक हैं सिलेंडर के अंदर, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इस 500 चार्जेस के कारण यहाँ पे कुछ फ्लक्स बनता है, मान लेते हैं वो फ्लक्स है 50,000, मान लेते हैं ऐसे, ओके। तो ये सारे 500 चार्ज मिलके कितना फ्लक्स बनाते हैं? 50,000 फ्लक्स बनाते हैं। 50,000 फ्लक्स यानी इतनी लाइंस निकाल रहे हैं सब के सब, ओके। यानी हर चार्ज कितनी लाइन निकाल रहा है? 100 लाइन निकाल रहा है, ओके। सो अब 500 चार्जेस हैं, हर चार्ज 100 लाइंस, 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है अपने बाहर, है ना। अभी मान लेते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब हर 1 सेंटीमीटर में इसकी जितनी टोटल लेंथ है, मान लेते हैं टोटल लेंथ कितनी है? 100 सेंटीमीटर, ओके। यहां से लेके यहां तक ये सिलेंडर की जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ का हमने क्या लिया है? वायर, ओके। ऐसे निकालते थे लीनियर चार्ज के थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड विथ हेल्प ऑफ गॉस लॉ, गॉसियन सरफेस को एज्यूम करके। तो देखिए 100 सेंटीमीटर लेंथ है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ? हर एक यूनिट में 100 सेंटीमीटर को हमने 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा, तो हर पार्ट 1 सेंटीमीटर लेंथ का हुआ। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो हर 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ चार्जेस कितने होंगे? 5। पहले 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ चार्जेस 5, दूसरे 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ चार्जेस 5, तीसरे 1 सेंटीमीटर में नंबर ऑफ चार्जेस 5, ऐसे करके लास्ट वाला जो 1 सेंटीमीटर आएगा उसमें भी नंबर ऑफ चार्जेस 5। तो टोटल चार्जेस कितने हो गए? 500 चार्जेस, ओके। 100 सेंटीमीटर को हमने दे दिए टोटल चार्जेस 500, और किस तरह से दिए? 5 5 5 करके, हर सेंटीमीटर को 5 चार्जेस, यानी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? यूनिफॉर्म। अब हमने पहले ही बोल रखा है कि हर एक चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है? 100। तो 500 कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेंगे? 500 इंटू 100 यानी 50,000। अब आपने एक जगह पे 1 सेंटीमीटर में कितने चार्जेस रख दिए? 5 चार्जेस। तो हर 1 सेंटीमीटर लेंथ से कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है? 500। दूसरे 1 सेंटीमीटर से कितनी लाइंस बाहर निकल रही है? 500। तो ऊपर से लेके नीचे तक टोटल हर लोकेशन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है? 500 500 500। ऐसे करते करते टोटल लेंथ में हमने देखा टोटल लाइंस कितनी बाहर निकल रही है? 50,000। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ? 50,000। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था और हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी मिली? 50,000 बिकॉज ऑफ 500 चार्जेस, ओके। अब हमने क्या करा? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब पहले हर 1 सेंटीमीटर में 5 चार्जेस थे, टोटल 100 सेंटीमीटर लेंथ में हर 1 सेंटीमीटर में 5 चार्जेस थे। अब हमने किस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया? देखो, पहले 1 सेंटीमीटर में 5 चार्ज, दूसरे 1 सेंटीमीटर में 15 चार्ज, तीसरे 1 सेंटीमीटर में फिर 5 चार्ज, फिर चौथे 1 सेंटीमीटर के अंदर 4 चार्ज, फिर 3 चार्ज, फिर 10 चार्ज। तो यूनिफॉर्म जो पैटर्न था वो खत्म हो गया। अब कौन सा पैटर्न आ गया? नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? इन नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्जेस। लेकिन अभी भी टोटल चार्जेस कितने हैं हमारे पास? 500। हम पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे कितने चार्जेस का? 500 का। अभी हम नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कितने चार्जेस का? अवेलेबल कितने चार्जेस? 500। तो अभी भी हम कितने चार्जेस इस सरफेस के अंदर डाल रहे हैं? 500। पहले यूनिफॉर्म तरीके से डाल रहे थे, अब कितने डाल रहे हैं? अब कैसे डाल रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म तरीके से। लेकिन हम चाहे यूनिफॉर्म तरीके से डालें चाहे नॉन यूनिफॉर्म तरीके से चार्जेस को डालें, डाल तो इस क्लोज सरफेस के अंदर ही रहे हैं। यानी पहले भी क्लोज सरफेस 500 चार्जेस को इनक्लोज कर रहा था, अब भी कितने चार्जेस को इनक्लोज कर रहा है? 500 चार्जेस को। पहले सिस्टमेटिक तरीके से थे चार्जेस, अब नॉन सिस्टमेटिक तरीके से हैं चार्जेस। लेकिन है तो अभी भी कितने? 500। और 500 कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहे हैं बाहर? 50,000। पहले भी 50,000 निकाल रहे थे, अब भी कितनी निकालेंगे? 50,000। तो आप चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी करिए, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को केवल मतलब है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, क्योंकि उसको मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो कौन जनरेट करेगा? नंबर ऑफ चार्जेस, ओके। तो 50,000 इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो उसको पता है अगर 500 को यूनिफॉर्म तरीके से रखेंगे तो भी ये 50,000 निकालेंगे। नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बेढंग से अगर हम चार्जेस को रखेंगे तो भी ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकालेंगे? 50,000। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मतलब नहीं है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, कैसा है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इस लीनियर चार्ज की तरह जगह हमने यहाँ पे स्पेयर ले लिया होता तो क्या हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते थे?
हमने सिलेंडर लिया था लाइन चार्ज के अंदर एज ए गॉसियन सरफेस। अगर सपोज एज ए गॉसियन सरफेस हम एक स्पेरिकल शेल ले लेते या एज ए गॉसियन सरफेस हम कोई बॉक्स ले लेते, ऐसा कोई बॉक्स ले लेते, तो क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट नहीं करते? तब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकालते और वही वैल्यू निकलती जो इसके थ्रू निकली थी, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के थ्रू। लेकिन फिर हमने इन दोनों सरफेसेस को रिजेक्ट क्यों कर दिया था? तो रीजन है इन दोनों सरफेसेस के से अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने जाते या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जाते तो कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी हो जाती। और हमारी आदत है कि वही काम को आसान तरीके से किया जाए। अगर आसान तरीके से करना है तो हमें कौन सी गॉसियन सरफेस चूज करनी है? जो चार्ज सिस्टम के साथ सिमेट्री शो करे। ये सरफेसेस चार्ज सिस्टम के साथ लीनियर चार्ज के साथ सिमेट्री शो नहीं करती हैं, तो इसलिए हमने इन दोनों सरफेसेस को रिजेक्ट कर दिया था। अदरवाइज इन दोनों सरफेसेस को अगर हम चूज करते और हमारे में हिम्मत होती बहुत लेंथी कैलकुलेशन करने की विथ हेल्प ऑफ कैलकुलस या किसी भी मेथड से, गॉस लॉ के मेथड से, तो फिर वैल्यू वही मिलती। अगर यहाँ 50,000 है फ्लक्स तो यहाँ भी कितना मिलता है फ्लक्स? 50,000। लेकिन यहाँ 50,000 निकालने के लिए हमें बहुत लंबी और बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो इसलिए हमने इन सरफेस को रिजेक्ट किया था। अदरवाइज यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता आप सरफेस कौन सी ले रहे हैं। अगर यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और कर दे तो भी फ्लक्स वही मिलेगा। तो यानी शेप पे, साइज पे, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 500 चार्जेस लिए, लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, मैंने इसमें से मैं एक काम करा 50 सेंटीमीटर में सारे चार्जेस भर दिए, 500 चार्जेस, बाकी 50 सेंटीमीटर को खाली छोड़ दिया। यानी इस 100 सेंटीमीटर लेंथ वाले गॉसियन सरफेस के अंदर केवल 50 सेंटीमीटर में सारे चार्जेस को मैंने समेट के रख दिया, बाकी 50 सेंटीमीटर की लेंथ को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। तो अब कितना फ्लक्स मिलेगा? अब भी इतना ही फ्लक्स मिलेगा। चाहे चार्जेस को आप पास पास इकट्ठे करके रख दो, चार्ज की डेंसिटी बढ़ा दो, चार्जेस की डेंसिटी कम कर दो, ओके। हमने किससे फर्क पड़ना है? क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर? इफेक्ट किससे पड़ेगा? नंबर ऑफ चार्जेस से, ओके, नंबर ऑफ चार्जेस से। क्योंकि गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, उस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये लिख लेते हैं अपन, ओके। किन किन पे डिपेंड नहीं करता है वो तो हमने लिख ही लिया, किस पे डिपेंड करता है वो भी लिख लेते हैं अपन। तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड नहीं करता। फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड्स upon only three factors। पहली चीज, 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला, अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज से मतलब कौन सा चार्ज? इनक्लोज्ड बाय सरफेस, इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस या बाय क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस, दोबारा से राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो वर्ड समझिए। अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, एक तो इस पे डिपेंड करेगा, दूसरा नेचर पे, चार्ज के नेचर पे, नेचर ऑफ द चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। नेचर मतलब पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। तीसरा डिपेंड करेगा ऑन मीडियम। कौन सा मीडियम? ऑन मीडियम इन विच द सरफेस इज प्रेजेंट या सरफेस इज प्लेस्ड। द सरफेस इज प्लेस्ड, ओके। सो रिमेंबर, ये 3 चीजें हैं। बोर्ड पे आपको नहीं नजर आ रही हो तो मैं बोल देता हूं किन 3 फैक्टर्स पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। पहला, अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। अमाउंट ऑफ चार्ज यानी चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, 1 कूलम है, 2 कूलम है, 100 कूलम है। जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करेगा, ओके। दूसरा, नेचर ऑफ द चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है उस पर डिपेंड करेगा। पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड होती है टूवर्ड्स द सोर्स। ओके, तीसरा डिपेंड करेगा मीडियम पे। मीडियम पे कैसे डिपेंड करेगा? सपोज हमने कोई भी एक चार्ज सिस्टम है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे थे, उस चार्ज सिस्टम को हमने वैक्यूम या एयर से ले जाके वाटर में डिप कर दिया। तो वाटर में डिप करते ही उसके साथ में यहाँ पे कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर। क्यों? क्योंकि फिर हमारा फॉर्मूला क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। मीडियम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मीडियम में डालेंगे तो मीडियम की परमिटिविटी लिखेंगे यहाँ पे, और मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू तो होती नहीं हमारे पास। हमारे पास किसकी वैल्यू होती है? रिलेटिव परमिटिविटी की। और इसका रिलेटिव परमिटिविटी के साथ क्या रिलेशन देखो? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी हमारे पास वैल्यू है, तो एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो सिंपल सा हमें ये याद रखना है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए होता है। मीडियम में जैसे ही डालेंगे तो एप्सिलॉन नॉट से किसको मल्टीप्लाई कर देना है? एप्सिलॉन आर से। वाटर के लिए ये कितना होता है? 80। तो मान लेते हैं सपोज वैक्यूम के अंदर फ्लक्स आ रहा है 160, यानी फाई की वैल्यू आ रही है वैक्यूम के अंदर, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना आ रहा है? 160। अगर हमने इसी सिस्टम को वाटर में डाल दिया तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देना है। एप्सिलॉन आर कितना होता है वाटर का? 80। तो वाटर में कितना हो जाएगा? 2। वैक्यूम में फ्लक्स कितना था? 160। वाटर में फ्लक्स कितना हो गया? 2। 80 टाइम्स कम हो गया। ओके, तो इस तरह से मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। ओके, नाउ एक और चीज देखिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज, छठा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स does not depend upon the state of rest or motion of the charge enclosed by the closed surface। ओके, जिस सरफेस के अंदर चार्ज रखा है वो चार्ज रेस्ट में है या मोशन में है, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पे चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली रेस्ट में होगा तो भी 1000 लाइंस बाहर निकाल रहा है, मोशन में है तो भी 1000 लाइंस बाहर निकाल रहा है। ओके, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि रेस्ट में है या मोशन में है। ओके, अब ये सारी बातें तो हमने कर ली। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट में, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपको तभी मिलेगी जब चार्ज कहाँ पे होगा? इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये इंपॉर्टेंट बात याद रख लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0 फॉर द क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0 फॉर द क्लोज सरफेस which is placed in an external electric field। ओके, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये यूनिफॉर्म है मान लेते हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, हमने एक बॉक्स लिया, क्यूब लिया, यहाँ पे रखा, इधर फ्लक्स कितना होगा? 0। इसी बॉक्स को उठा के नॉन यूनिफॉर्म में रख दिया तो भी फ्लक्स कितना होगा? 0। तो वापस से कोई भी क्लोज सरफेस है उसको उठा के किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रख दीजिए, दूसरे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रख दीजिए, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस क्लोज सरफेस में यहाँ से 3 लाइन, इस क्लोज सरफेस के इस वाली फ्लैट सरफेस में 3 लाइन अंदर घुसी, और इसी क्लोज सरफेस की इस वाली फ्लैट सरफेस से 3 लाइन बाहर निकल गई। तो जितनी लाइन अंदर घुसी एक सरफेस से, उतनी ही लाइंस दूसरी साइड की सरफेस से बाहर निकल गई, तो अंदर फ्लक्स कितना मिलेगा? 0। वही चीज यहाँ पे हो रही है, ये 3 लाइन ऐसे अंदर घुसी और दूसरी वाले सरफेस से बाहर निकल गई, तो फ्लक्स कितना मिला? 0। तो फ्लक्स कब मिलता है? जब चार्ज कहाँ हो? सोर्स चार्ज कहाँ हो? जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है, जनरेट कर रहा है, वो चार्ज कहाँ होना चाहिए? क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए।
इसलिए हमारी गॉस लॉ की डेफिनेशन क्या है, गॉस लॉ का वर्किंग फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस. ओके, सो रिमेंबर दिस. So this is all about Gauss law, proof of Gauss law and some key points about Gauss law, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ओके, कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैसे किन किन क्वांटिटीज़ पे कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो बस एक बात याद रख लीजिए आपने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को केवल 3 चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है. पहला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज जिसको हमने लिखा है. दूसरा नेचर ऑफ चार्ज, पॉजिटिव है नेगेटिव है. तीसरा मीडियम, किस मीडियम के अंदर रखा है आपने. बस ये 3 चीज़ें हैं, 3 फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं. यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर जिनका इफेक्ट है वो ये केवल ये 3 फैक्टर्स है. बाकी इसके अलावा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर सकता है. ओके, बाकी सारी चीज़ों से, बाकी जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, जितने भी अदर पैरामीटर्स हैं, उनसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंडिपेंडेंट होता है. ओके, सो थैंक यू. दिस इज ऑल अबाउट गॉस लॉ.